चलो हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? ना मैंने पूछा कैसे हो आप लोग। भैया भैया, लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 आपको एक होमवर्क दिया था। आई हैव शेयर दिस प्रॉब्लम विथ यू ऑन व्हाट्सएप। मैंने ग्रुप के अंदर में शेयर किया था और बोला था जाओ जाओ मेरे शेरो जाओ, इस प्रॉब्लम को फतेह करके आओ। कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 3? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व? रेज योर हैंड, कम ऑन हरी अप। सभी ने किया है? तेजस बेटा देख, ये चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 3 से ही शुरू हो रहा है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अब तक मैं गया नहीं हूँ, तो कोशिश करेंगे ये चैप्टर तेरे को अभी से समझ में आने चल जाएगा। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या आया ना? नहीं भेजूंगा मैंने बोला ना, मैं तेरे को तब तक नहीं भेजूंगा जब तक कि तू 15 दिन मेरे को अटेंड नहीं करके देता है। आज से भी समझ में आएगा ये चैप्टर, कोई बहुत बड़ा बहुत वो खास बात नहीं है। प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस पे जब हम आएंगे, मेरे को लगेगा तेरे को लेक्चर की ज़रूरत है तो बताऊंगा। पहले दिन मैंने थ्योरी पढ़ा है, दूसरे दिन मैंने कैलकुलेशन पढ़ा। वो कैलकुलेशन का आज रिकैप होने वाला है यहाँ पे। कैलकुलेशन का रिकैप रिवीजन यहाँ पे हो ही जाएगा। तो लेक्चर चल भेज देता हूँ, चल ये वाला भेज देता हूँ। देखेंगे क्या पर ईमानदारी से, कि कल फिर गायब हो जाएगा कि सर वो लेक्चर देख रहा था इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना परसों मेरे को फिर? आज दिन कौन सा है? थर्सडे है ना? क्लास के बाद याद दिला, अपलोड करने लगाता हूँ। फोन कर, अबे दीप तूने भी तो फोन किया नहीं रहे उस दिन मेरे को। हाँ, तेजस मेरे को फ़ोन कर रात को 8:30 बजे, मैं लो अपलोड करके लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ पहले 2 लेक्चर्स की। चलो प्रॉब्लम नंबर 3, कृष्णा लिमिटेड परचेज टू मटेरियल एक्स एंड वाई। द इनवॉइस शोज द फॉलोइंग डेटा: मटेरियल एक्स 4000 kg ऑफ एट रुपीज़ 2.5 पर केजी, मटेरियल वाई 3200 kgs एट 3.25 पर केजीज, इतने में खरीदा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं उसकी कॉस्ट निकालना है तो 20,400 में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या? मटेरियल एक्स, एक मिनट, क्या बोला हुआ है? जीएसटी दिया हुआ है, रेलवे फ्रेट दिया हुआ है, टोटल इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है 21,600। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज टेकन टू बी 5% एंड 4% ऑफ द इनवॉइस क्वांटिटी। अब वो ऐसा है 5% और 4% लेने के लिए बोला है, तो हो सकता है रिस्पेक्टिवली वर्ड वापरा नहीं है। बट जो मेरे को समझ में आता है वो 5% एक का होगा और 4% वाई का होगा। 5% एक्स का है और 4% वाई का है। वहाँ पे एक टर्म आना चाहिए रिस्पेक्टिवली। टर्म क्या आना चाहिए? कहाँ गया पेन, कहाँ चला जाता है शल पेन, क्या गया पेन, हाँ ये रहा। हमारे हिसाब से यहाँ पे टर्म होना चाहिए था 5 and 4% रिस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर हो सकता है। ऑफ द इनवॉइस क्वांटिटी द कंपनी वुड लाइक टू मेक अ फर्दर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द शॉर्टेज लॉस। 5% का वो फर्दर प्रोविजन करना चाहती है शॉर्टेज लॉस का, है ना, डिटोरेशन है ना, जैसा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था। what would be the price what would be the price per kg of the material issuing the for the issuing purpose? one of the easiest question है। ये नहीं किया ना तो ऐसा चुल्लू भर पानी लेना, मुंह पे मारना और फिर से वापस सॉल्व करना। 2 कॉलम बन जाएंगे, पहले आप निकाल लोगे कॉस्ट, बाद में निकाल लोगे क्वांटिटी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, you'll get your आंसर। आप चाहो तो पहले क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। क्या किया आपने? पहले क्वांटिटी पहले कॉस्ट, क्या किया? पहले क्वांटिटी कर रहे सर, हम समझदार है सर, हम पहले क्वांटिटी निकाल रहे। रुक जाओ 1 मिनट। चल, सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्वांटिटी, कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी, कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी करेंगे सबसे पहले। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। मतलब ब्लर दिख रहा है इसलिए एक और डिवाइस से ज्वाइन कर रहा है, तो ठीक है। दूसरा डिवाइस जरा कैमरे के सामने तो लाकर दिखा कौन सा है। अच्छा, तेरे पास 2 फोन है मतलब? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अबे तो एक का तो माइक बंद कर, दोनों के माइक चालू करके रखेंगे तो कैसा? ये कौन है अब? हाँ ठीक है, चल।
ये कायदे से मैंने जो आज पढ़ाना है वो कल पढ़ा देना था, कल जल्दी छोड़ दिया था ना हमने, तो वही डे 2 में ही रखता हूँ, इसको अभी मैं डे 3 में नहीं डालता हूँ, मर्ज कर दूंगा लगे ही लेक्चर। चल आजा, प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 3, सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ द, नहीं कॉस्ट नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स बोलो ना, क्वांटिटी बोलने से बेटर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी बोल लो, क्योंकि यूनिट्स केजी में लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ केजी, यूनिट्स, क्वांटिटी जो लिखना है लिख दो। आपने क्वांटिटी लिख दिया है, आपकी महाराजी। ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर में, इन दोनों की क्वांटिटी दी है, एक्स की है 4000, वाई की है 3200। तो ओरिजिनल क्वांटिटी जो है, ओरिजिनल क्वांटिटी या क्वांटिटी परचेज, कितने का माल खरीदा उसने, 4000 और 3200 केजी का खरीदा। नॉर्मल लॉस कितना कितना दिया हुआ है, 5% और 4% दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। 5% एक्स का है, 4% वाई का है, तो इसमें से सेकंड हो जाएगा लेस नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस कैसा करोगे, 4000 का 5% एक्स का हो जाएगा और 3200 का 4% वाई का हो जाएगा। निकाल तो कितना होता है, हाँ 200 और 128, 200 और 128 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर नेट क्वांटिटी कितना हो जाएगा बेटा, नेट क्वांटिटी, हाँ 3072। सही है क्या। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, साथ साथ में आपको नहीं लगता दे आर आस्किंग फॉर अ प्रोविजन ऑफ 5% शॉर्टेज ऑफ लॉस, तो 5% का शॉर्टेज, लॉस का शॉर्टेज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना परसेंट बनाना है आपको, 5%, तो 5% हो जाएगा 3800 का 5%, और 3072 का 5%, कितना होने वाला है ये, हाँ ये हो गया 190। अगला 153.6, इसको माइनस कर लो तो क्वांटिटी आ जाएंगी आपकी। पॉइंट केजीज में है ना, पॉइंट को इज्जत दे दो, इतना माल बच सकता है ना केजी वेजी में। 2918.4। देखो केजीज जो रहता है उसको राउंड ऑफ करना परवड़ता नहीं, और करना भी है तो लोअर राउंड ऑफ करना, अपर नहीं। अब उतना तो मिनिमम खत्म होने ही वाला है ना, समझा के क्या बोला, थोड़ा अवॉइड करो केजीज को, रुपीस को राउंड ऑफ करना समझ में आता है, केजीज को राउंड ऑफ करना अवॉइड करो, केजीज को राउंड ऑफ करना अवॉइड करो। क्लियर है क्या, हाँ या ना, बड़े आगे यहाँ से। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी निकाल ली आपने, क्या निकाल ली, क्वांटिटी। अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद में अमाउंट निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट निकालो, कॉस्ट कैसे निकालोगे, अगेन एक्स हो गया वाई हो गया, दो प्रोडक्ट हो गया एक्स एंड वाई, उसके अंदर में भी एक्स की कॉस्ट कैसे निकालोगे, हेल्प करो मेरी फटाफट। हाँ जी, 4000 इंटू 2.5 और 3200 इंटू 3.25 ज़्यादा सही लग रहा है ना तरीका, वैसे ही किया आपने ना। तो इसका मैं बोलूँ तो परचेस कॉस्ट लिख दूँ, परचेस्ड कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 2.5, 4000 इंटू 2.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 3200 इंटू 3.25, 3200 इंटू 3.25 कितना आ रहा है ये बोल, 10,000 और 10,400। आपको नहीं लगता इन दोनों की टोटल इससे मैच भी कर गई फिर हमारे 20,000 जो टोटल एक्विजिशन था उससे, हाँ या ना। अच्छा, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में क्या है, जीएसटी। जीएसटी जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो आपको नहीं लगता जीएसटी एड बैक होगा, क्रेडिट नॉट अवेलेबल है ना, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, क्रेडिट अवेलेबल है तो ऐड बैक नहीं होगा, बट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड बैक होगा ना, कॉस्ट बढ़ जाएंगी ना इससे। आराम से पचा लो, आराम से पचा लो, 2 मिनट पचा लो। दिव्या भी आ जाती, वो पता नहीं बाहर चलेगी मीटिंग से। हाँ जी, तो मेरे को एक चीज बताओ, 20,400 जो है, 20,400 ऐड बैक होगा या नहीं होगा, 20,400 में जीएसटी ऐड बैक होगा या नहीं होगा, जवाब दो। होगा, 816 का जीएसटी हमको ऐड बैक करना है, तो मैं यहाँ लिखूँ क्या, जीएसटी, जीएसटी हमको ऐड बैक करना है कॉस्ट में 816। बट सवाल अभी भी मेरे दिल में यह है कि 816 एक्स में कितना और वाई में कितना,
अमाउंट के हिसाब से रेशो में डाल दूँ कि क्वांटिटी के हिसाब से रेशो में डाल दूँ? अमाउंट के हिसाब से डालना सही है, आप गलत नहीं हो। करो तो कितना आता है अमाउंट के हिसाब से, कितना आएगा? यानी आपने क्या किया, 816 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 20,400। क्वांटिटी में मत करना, उसको अमाउंट में करना। अच्छा, ऐसा करने की जगह अगर मैं दूसरा ऐसा हरकत करूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? जीएसटी शुड बी गिवन इन परसेंटेज ना, जीएसटी परसेंटेज में होना चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं दिया तो क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ क्या, कितना परसेंट जीएसटी लगा है? 816 डिवाइडेड बाई 20400 इंटू 100, इससे जीएसटी का परसेंटेज मिल जाएगा क्या? कितना आता है? या तो 4% जीएसटी है, ये निकाल लो, या तो 4% जीएसटी ये निकाल लो, या अमाउंट के बेसिस पे डालो। ये क्वांटिटी के बेसिस पे जाएगा क्या? अरे बाबा, अमाउंट का परसेंटेज होता है ना, जीएसटी इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट। अब अगर आप देख रहे हो, आपने निकाला है 400 और 416 आपने अमाउंट के परसेंटेज में डाला। अगर आप 10,000 का 4% निकालोगे तो कितना आ रहा है? 10,000 का 4% आ रहा है 400, और 10,400 का 4% आ रहा है क्या तुम्हारा? 416। क्या करूँ, परसेंटेज निकाल के करूँ कि अमाउंट में डाल दूँ? सेम ही है ना, आप मैं अमाउंट में डाल देता हूँ, आपने जो किया मैं वही कर देता हूँ, ठीक है। 816 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 20,400, ये मैंने क्या किया, अमाउंट के हिसाब से डाला है। बट मैंने परसेंटेज वाला फंडा भी बता दिया। अब कहीं अगर अमाउंट के हिसाब से डाल ही नहीं पा रहे हो तो परसेंटेज भी निकालते आना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई कि भाई अमाउंट के हिसाब से डाल ही नहीं पा रहे हो तो परसेंटेज भी निकालते आना चाहिए। कितना हो जाता है ये हो गया 400, ये हो गया आपका 416। अच्छा, 416, उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया। रेलवे फ्रेट किस हिसाब से जाएगा? रेलवे फ्रेट 384 का क्वांटिटी है ना, 384 का रेलवे फ्रेट, इससे कॉस्ट बढ़ जाएंगी रेलवे फ्रेट की। 384 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 7,200 करूँ तो चलेगा क्या? 384 इंटू 3,200 डिवाइडेड बाय 7,200 कर कितना आ रहा है? 21, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 213.33 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, चिंदी चोरी मत करो। अगला क्या है? वाई वाई 171, वो 17 नहीं 170.666 कुछ आ रहा हूँ, उसको राउंड ऑफ कर दो 171, ठीक है। अल्टीमेटली ये देखना कि इन दोनों की टोटल 384 आ रही है कि नहीं आ रही है, अल्टीमेट टोटल सेम आ रही है क्या? डन, आ गया बोले, हो गया। यू कैन नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालो फटाफट। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? ये 10,613। हाँ, इसका 10,987। इसको अगर आप यो बी ओ सी डी बोलोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी है। अब ई के अंदर में अगर आप चाहो तो ई के अंदर में अब आप ले सकते हो क्वांटिटी। ये कहाँ से लाया? वर्किंग नोट 1 से। लिख दो यहाँ पे 3610,2918.4 बराबर है। इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेट, ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो जाएगा आपका रेट पर केजी। तो इसको क्या करेंगे, डी डिवाइडेड बाई ई कर दे, कितना आ रहा है? 2.9493, जो भी है राउंड ऑफ कर लेना, चिंदी चोरी के लिए झगड़ना नहीं, अच्छे घर के लड़के हो ना आप तो। और इसका बाय का 3.7776 जो भी आ रहा होगा दोनों सही है, राउंड ऑफ कर लेना उसको। अपर राउंड ऑफ है, अगर 0.5 के ऊपर है तो। एक्सक्यूज मी, डन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इजी है, इजी है। अब तक जो हमने मटेरियल पढ़ा, कोई दिक्कत आई क्या? चल लिख ले इसको, फर्स्ट पार्ट लिख लिया होगा ना आपने साथ साथ में कि स्क्रीनशॉट चाहिए? जीएसटी का रॉन्ग हो गया, लिख ले फिर, स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, चल छोटा सा करेक्शन है, पट पट कर ले।
हाँ ये ले नीचे, हाँ हाँ कर लाओ कर लाओ कर लाओ, ये ले कर लिया। उसका ना नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा है शायद, जब भी वो फ्रीज यानी क्लास ज्वाइन की शुरुआत में, फिर बाहर हो गई फिर वापस आ गई, ऐसा कुछ तो भी हुआ। हाँ क्या, नालायक है ये लोग, क्या कर सकते हैं। चलो ये लाइट आती कहीं से तो, बढ़ू क्या आगे। नेक्स्ट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार अभी ट्राई करते क्या आप लोग, हिम्मत कितनी हिम्मत है आप में जरा देखे। देखो मैंने अभी आपको बताया, अकाउंट्स में बताया, स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस रहते हैं दे आर नॉट मेंट टू बी डिफिकल्ट। बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी रहती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी रहती है। मैं मदद कर देता हूँ, हल्की सी मदद कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है कैसा कैसा करना है थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ। द मैन्युफैक्चरर ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 2 kg ईच ऑफ रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। देखो एक मिनट समझो, 2 kg चाहिए हर एक का, वेरिएशन भी नहीं है, ए का भी 2 kg, बी का भी 2 kg, सी का भी 2 kg चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट एक्स बना सके। पहली लाइन का मतलब समझाना बरोबर से। अपने को एक्स बनाने के लिए 3 मटेरियल चाहिए, एक्स बनाने के लिए अब तक अपन 2 मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये 3 मटेरियल ए बी सी ऐसे 3 कॉलम बन सकते। फॉर्मेट भी दिमाग में बैठते जाना चाहिए। There was no opening stock of any material. The following transaction took place in the production period relating to the purchases of raw material. A suppliers charged. A supplier charged rupees 1000 for 100 kg of A. Additional insurance of 600 and the freight to get A to the stores is rupees 800. तो आपको नहीं लगता है पूरे A के खर्चे हो गए। Computation of material cost of A. Working note number 1. Computation of material cost of A. B's invoice price showed 12,000 charged by supplier of for 100 kg. Freight was 800, which was included 12,000, and there was no insurance. B has a normal evaporation loss of 10% in the transit. A में कोई भी नॉर्मल लॉस नहीं था, बी के केस में नॉर्मल लॉस है, बी के केस में नॉर्मल लॉस है। कितना नॉर्मल लॉस हो गया उसका, 10% का। अब फर्दर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 kg ऑफ, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस जीवन में पहली बार आया है, लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ, लास्ट क्लास में एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करके डिडक्ट करना पड़ता, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करेंगे क्या करेंगे वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसा करेंगे क्या करेंगे वो एक बार का आपको सोचना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले एक बार करना आपने। अ फर्दर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 kg ऑफ बी was reported due to small accident in transit. रुपीज़ 200 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर, 200 रुपये आपको उसके बदले में रिकवर हो गए। तो एबनॉर्मल लॉस थोड़ा सा एक बार आप खुद से करो फिर मैं बताता हूँ। सी सप्लायर चार्ज 15,000 फॉर 120 kg। सी का सप्लायर कितना चार्ज कर रहा है, 15,000 फॉर 150 kg। तो ये सी के बारे में हो गया। अब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर ऑन द एक्सपोजर to the outside air and by the time it comes to the store it weighted to 150 kg। तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या, तूने माल खरीदा 120 kg का बट तेरे पास पहुंचा 150 kg का। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन नहीं है, ये नॉर्मल गेन है, कोयले में होता है खासकर, कोयला कॉटन वाटन जो जैसा नहीं क्या जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अंदर में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता, थोड़ा सा वजन बढ़ जाता। वैसे कोयले में नहीं होता, कोयले में बहुत सारा उड़ भी जाता, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना हर बार कोयला। बारिश वारिश के टाइम पे कोयला ट्रांसपोर्ट करो तो वापस आने के बाद वजन बढ़ जाता उसका, बारिश गिरी बढ़िया पानी सोख लेता कोयला और उसका वजन निकालो तो बढ़ जाता। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखा ही होगा आपने, नहीं देखा, देखो एक बार जाके। दिस इज नॉर्मल फीचर ऑफ सी। तो ये नॉर्मल, ये देखिए यहाँ दिया भी है, दिस इज नॉर्मल फीचर ऑफ सी। तो वो नॉर्मल गेन है बेसिकली, जो 30 रुपये का नॉर्म, सिंपल हिंट दे रहा हूँ, नॉर्मल लॉस रहता है तो माइनस होता है, नॉर्मल लॉस रहता है तो माइनस होता है, तो नॉर्मल गेन रहेगा तो वो भी ऐड होगा। और ऐड काय में होगा, क्वांटिटी अमाउंट दोनों में कि सिर्फ क्वांटिटी में, सिर्फ क्वांटिटी में, काय में ऐड होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में। क्लियर है क्या यहाँ तक, यस और नो, पक्का श्योर, कोई डाउट है। मटेरियल वेयर इशूड टू द प्रोडक्शन एज पर रिक्वायरमेंट। मटेरियल हमने कैसा इशू करना है प्रोडक्शन के लिए, रिक्वायरमेंट के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो
वही है, रिक्वायरमेंट कितना है आपका, 2 kg पर मटेरियल, 2 kg पर मटेरियल फॉर पर यूनिट, ठीक है। तो आगे क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, आपको निकालना क्या है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स की निकालना है, ए बी सी की नहीं निकालना है। अगर मैं ऐसा करूँ तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए निकाल लूँ, मटेरियल कॉस्ट ऑफ बी पर यूनिट, देखो मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए पर केजी, मटेरियल कॉस्ट ऑफ बी पर केजी, मटेरियल कॉस्ट पर सी पर केजी निकाल लूँ और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 kg कर दूँ, तो मेरे को क्या मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्स मिल सकता है क्या, करेक्टेड टू 2 डेसिमल्स तक। तो पॉइंट को इज्जत देना है, राउंड ऑफ मत करना, पॉइंट को इज्जत देना है, राउंड ऑफ मत करना। यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर मटेरियल कॉस्ट एंड गिविंग द ब्रेकअप ऑफ ईच रॉ मटेरियल, ईच रॉ मटेरियल का ब्रेकअप देना है। तो आपको यहाँ 3 वर्किंग नोट बनाना है, पहले मटेरियल ए का कॉस्ट निकालेंगे, मटेरियल ए का कॉस्ट, मटेरियल ए के यूनिट्स, और उस हिसाब से करना है। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो फटाफट, आपके पास में 10 मिनट है, ट्राई करो फटाफट। सॉल्व करके हो जाए तो आवाज़ करना, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है।
हाँ चलने दे, तू एक बार निकाल ले, बाद में चेक करते, तू एक बार निकाल तो ले, पर यूनिट कॉस्ट वगैरह निकाल लो आप वर्किंग नोट से। बेटा 3 कैलकुलेशन है एक्चुअली, यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है, आप समझो, टाइम लगेगा थोड़ा सा, फटफट फटफट सॉल्व करो। ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, कि तीनों हो गया? अच्छा एक्स का वैल्यू निकल गया है, बाकी सबका हुआ है, निकाल लो एक बार सभी। सभी का हो गया? चलो सॉल्व करूँ मैं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, एक नंबर में। कैसा है, अच्छा है, मजा ही क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो, सोपी था। देख इसको पता नहीं आप लोगों ने कैसा किया है, मैं एक आसान वर्किंग नोट बताता हूँ आप लोगों को, आप उससे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर आ सकता है। आसान, मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं बड़बड़ किए जा रहा हूँ और मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूँ। आसान वर्किंग नोट कैसा हो सकता है, ध्यान दे। प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 चल आ जा। प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर में क्या दिया हुआ है, द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स दिस, पहले तो ए का निकालना है ना, कंप्यूटेशन ऑफ ए करना है आपको, क्वेश्चन समझ गया, पढ़ लिया हमने, 2 kg यूज़ कर रहा है ए बी सी, तो हर एक का पर केजी निकाल ले, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके टोटल मार ले, तो आपको एक्स का मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। तो ए सप्लायर्स कितना गुड्स लाया उसने, 1000, तो पहला वर्किंग नोट बना लूँ क्या, वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ मटेरियल ए, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ मटेरियल ए। सुन मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी, अब क्वांटिटी अलग से निकालने की जगह क्वांटिटी यही हाथों हाथ निकाल रहा हूँ मैं, और
बाद में नेक्स्ट बाजू में क्या हो जाएगा, अमाउंट। नेक्स्ट बाजू में क्या हो जाएगा, अमाउंट। क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, बट एबनॉर्मल लॉस है तो उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट भी डिडक्ट होना चाहिए। चल, ए सप्लायर चार्ज 10,000 फॉर 100 kg। तो आपको नहीं लगता क्या कॉस्ट ऑफ परचेज या इनवॉइस प्राइस आप बोल सकते हो? कितना इनवॉइस प्राइस हो गया इसका? इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस 100 kg का, 100 kg का कितना है, 10,000। 100 kg का 10,000 है। एडिशनल इंश्योरेंस वॉज 600, इंश्योरेंस निकाला है 600 रुपये का। ओके, इंश्योरेंस, उससे केजी तो नहीं बढ़ेगा ना इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस से यूनिट थोड़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फ्रेट है 800, फ्रेट कितना पे किया उन्होंने, फ्रेट पे किया 800। अगेन फ्रेट पे करने से यूनिट्स बढ़ने वाले हैं क्या? तो आपके टोटल यूनिट्स 100 kg है, आपके टोटल यूनिट्स 100 kg है और आपकी टोटल कॉस्ट है 11,400। तो मैं अगर बोलूँ तो मटेरियल कॉस्ट ए का जो है, कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर केजी 11,400 डिवाइडेड बाय 100, 11.4 kg। 11 अच्छा हाँ, ₹114 पर केजी। ये हो गया वर्किंग नोट 1। सिमिलरली वर्किंग नोट 2, अरे कहाँ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल, नहीं, रेट पर केजी, रेट पर केजी ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ वेट पर केजी ऑफ मटेरियल बी, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ मटेरियल बी। मटेरियल बी का निकालना है अभी हमने को। मटेरियल बी का कैसे निकालोगे, सेम क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट कितना दिया हुआ है बी का। बी इनवॉइस प्राइस शोज 12,000 फॉर 100 kg, 12,000 रुपया दिख रहा है 100 kg के लिए। तो यहाँ लिख देना एक्सक्यूज मी, इनवॉइस प्राइस 12,000 फॉर 100 kg, ठीक है। इसके बाद में बी 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 फ्रेट दिया हुआ है 800 विच वॉज इंक्लूडेड इन 12,000। तो क्या फ्रेट मेरे को अलग से ऐड करने की जरूरत है क्या? एडेड है, भावनाओं में बह के कई बच्चों ने ऐड किया, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। देयर वॉज नो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वॉज नॉर्मल इवेपोरेशन ऑफ 10%। तो मैं यहाँ लिख दूँ नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस है 10% का, तो 100 kg का 10% कितना होने वाला है, 10। नॉर्मल लॉस की वजह से इसके अंदर में क्वांटिटी में रेट में कम होगा क्या? क्वांटिटी कम होगा बट रेट कम होने वाला है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। रेट में कोई भी कमतरता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। 20, हाँ ठीक है। यहाँ तक समझा? बॉडी में क्या, नॉर्मल लॉस की वजह से अमाउंट कम नहीं होता, नॉर्मल लॉस की वजह से क्वांटिटी कम होती है सिर्फ। बट देयर वॉज अ फर्दर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50 kg ऑफ बी विच वॉज रिपोर्टेड ड्यू टू स्मॉल एक्सीडेंट इन ट्रांजिट एंड ₹200 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम वो। अब ये 200 रुपये रिकवर हुए वो बाद में, पहले तेरा अमाउंट ऑफ लॉस कितना है वो तो पता कर ले। 200 रुपये रिकवर्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर से फाइन लिया आपने 200 रुपये का, बट तेरा लॉस कितना हुआ ये तो निकाल लेना पहले। कितना आया, 20 kg का लॉस है। सुन सुन, 2 मिनट सबर रख, सबर रख। एक बार अभी की पोजीशन निकाल ले, तेरी अभी की पोजीशन क्या है? अभी की पोजीशन तेरी 90 kg के हिसाब से 12,000 है ना। अब तेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्या हो गया तेरा एबनॉर्मल लॉस, यहाँ से माइनस कर दे एबनॉर्मल लॉस। अब मेरे को बता एबनॉर्मल लॉस कितना केजी का हुआ है तेरा एबनॉर्मल लॉस? 20 kg का एबनॉर्मल लॉस है। अगर तेरा 20 kg का एबनॉर्मल लॉस है तो तेरा फाइनल प्रोडक्ट जो तेरे तक पहुंचा है वो 70 kg का है। जो फाइनल प्रोडक्ट तेरे तक पहुंचा है वो 70 kg का है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिल में आएगा कि ये 20 kg का हम अमाउंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस के लिए अमाउंट माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस के लिए अमाउंट माइनस होगा, हाँ या ना? अच्छा, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि कितना। आपके जीवन में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि भाई 12,000 ये कॉस्ट है 100 kg की, ये एक तरीका हो सकता है। 12,000 कॉस्ट 100 kg की है तो 20 kg की कितनी? दूसरा तरीका हो सकता है 12,000 कॉस्ट 90 kg की है तो 20 kg की कितनी? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है? आपने ऊपर वाला किया मुझे पता है, बट वो सही है या गलत है? बेटा आपको नहीं लगता आप
मान के चल रहे हो कि आपको 100, अगर आपको 90 kg बुलाना है तो 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। सोच के देख, तूने ये मान के चला है ना कि तेरे को 90 kg बुलाना है तो तेरे को 10% का लॉस होने ही वाला है। नॉर्मल लॉस है तो तेरा वैल्यूएशन का बेसिस 100 kg ज़्यादा सही रहेगा कि 90 kg ज़्यादा सही रहेगा? तो मान के चल रहा है ना कि तेरे को जो मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वो 90 kg ही मिलने वाला है। तो तेरा लॉस का अप्रोप्रिएशन उस 90 kg के हिसाब से होना चाहिए ना। यानी तेरा कैलकुलेशन और वैल्यूएशन 100 kg पे नहीं होना चाहिए। कल मैंने यही समझाया था आपको। नॉर्मल केजी का जो लॉस रहता है वो बचे हुए गुड्स जो रहते, गुड्स जो रहते, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने 100 kg पे अगर कैलकुलेशन किया है, अगर आपने ये कैलकुलेशन किया है तो आप गलत हो। आपका नॉर्मल लॉस कंसिडर होता है। हमने कल चीख चीख के पढ़ा था ना, बॉडी के अंदर जाने दो इसको। हमने कल चीख चीख के पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो भाई एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन करते वक्त नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब करके करोगे ना। एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन करते वक्त, एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन करते वक्त नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब करोगे ना, हाँ या ना? यस और नो? दिव्या फिर से फ्रीज हो गए क्या? दिव्या आज अलग ही फ्रीज होते जा रही है। बाकियों को समझा क्या? बाकियों को समझा क्या, हाँ या ना? अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, अब बात निकली है तो दूर जाएंगी, दूर तलक जाएंगी। 2 मिनट सुनो। अलग अलग केसेस देखते हैं। केस वन, जो ये वाला है, ये वाला केस है, ठीक है, ये ट्रांजिट है, ये आपका ट्रांजिट है। यहाँ से गुजरा है, यही नॉर्मल लॉस हुआ और यही एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो क्या नॉर्मल लॉस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कंसिडर होता है या नहीं होता है? अब नॉर्मल लॉस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कंसिडर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी यही वाला केस है, बोल रहा हूँ ना मैं। अरे बाबा जी, नॉर्मल लॉस को कंसिडर किया मतलब केजी कम कर दिया ना तूने। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मेरे को अब विश्वास नहीं रहा आप पे। मेरे को विश्वास खत्म हो गया आप पे। एग्जाम्पल है, सुन, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है अपना 100 kg जो है, 100 kg का गुड्स है। 100 kg का गुड्स है, 100 kg का गुड्स है। तेरे नॉर्मल लॉस है 10 kg और तेरा एबनॉर्मल लॉस है 20 kg, ठीक है। और तेरी कॉस्ट ऑफ 100 kg ले ले, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 50,000 रुपये, ठीक है। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए तेरा वो है 50,000 रुपये। अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिमाग लगाना, बॉडी के अंदर कंसेप्ट जाएगा, बॉडी के अंदर अपने आप कंसेप्ट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अलग अलग केसेस है, एब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों साथ में हुआ है। तो नॉर्मल लॉस में तो सिर्फ 10 kg के यूनिट्स माइनस होंगे, एबनॉर्मल लॉस में 20 kg के यूनिट भी माइनस होंगे। और इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? अगर वो इन ट्रांजिट ही है तो इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? इसका अमाउंट ये ऐसा हो जाएगा क्या, 50,000 डिवाइडेड बाय 90, हाँ, इंटू 20 kg, बराबर है ना? तो एम आई कंसिडरिंग नॉर्मल लॉस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस? द आंसर इज यस। आई हैव कंसिडर नॉर्मल लॉस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। केस नंबर 1 डाइजेस्ट हुआ, केस नंबर 1 डाइजेस्ट हुआ, हाँ ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हो सकता है, केस नंबर 2 में ये आपका ट्रांजिट है, ये आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिट है। प्रोडक्शन बोलने की जगह मैं स्टोर बोलता हूँ, ये आपके स्टोर में रखा हुआ है, गोडाउन या स्टोर में रखा हुआ है। स्टोर में भी तो लॉस हो सकता है ना बाद में, स्टोर में भी तो लॉस हो सकता है। ये ट्रांजिट है, ये स्टोर है। अब आपका नॉर्मल लॉस क्या है? आपका नॉर्मल लॉस है मान लो यहाँ 100 kg का। और अब आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20 kg का, यानी ट्रांजिट के बाद हुआ है। एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट के बाद हुआ है। अब मेरे को बताओ, नॉर्मल लॉस तो हो गया, नॉर्मल लॉस के तो यूनिट्स कंसिडर हो गए। मेरा क्वेश्चन है एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसा करोगे? विल इट भी, क्या नॉर्मल लॉस यहाँ कंसिडर होगा या नहीं होगा? क्या नॉर्मल लॉस यहाँ कंसिडर होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा, यानी कैसा होगा ये? 50,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 20 kg, बराबर है, गया बॉडी में? ये गया ना बॉडी में? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अगला केस की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, केस 3। केस 3 अगेन ट्रांजिट है, ठीक है। केस 3, ये ट्रांजिट और बाद में स्टोर, ठीक है, पहले ट्रांजिट बाद में स्टोर। अब तेरा एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ और नॉर्मल लॉस बाद में हुआ। हाँ, अब मेरे को बता, नॉर्मल लॉस यहाँ हुआ 10 kg का, एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ 20 kg का। तो अब मेरे को बता एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए? डिवाइडेड बाय
क्योंकि एबनॉर्मल लॉस पहला, यहाँ तक के नॉर्मल लॉस हुआ नहीं। होते हैं, कोई प्रोडक्ट होता है ट्रांजिट में लॉस नहीं होता, गोडाउन में रखे रखे लॉस हो जाएगा। ट्रांजिट में लॉस नहीं होने वाला उसका, गोडाउन में लॉस हो सकता है, पड़े पड़े खराब हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है। और कोई केस बच गया क्या हमारा? आई थिंक वी हैव कंसिडर ईच एंड एवरी केस ना। एक एक केस हो सकता है जब आपका स्टोर के अंदर में ही एबनॉर्मल और नॉर्मल हो रहा है, स्टोर के अंदर में ही एबनॉर्मल और नॉर्मल हो रहा है, तो ये केस तो केस वन जैसा ही हो गया ना। ये केस तो केस वन जैसा ही हो गया। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इफ एबनॉर्मल लॉस इज फर्स्ट एंड देन नॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस कंसिडर उसमें, फिर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं होता, फिर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया अलग अलग केसेस से। क्या क्या बोल रहे हैं? चोरी इज एबनॉर्मल लॉस, थेफ्ट इज एबनॉर्मल लॉस, मेनी अ टाइम पिल्फरेज इज नॉर्मल लॉस, थेफ्ट इज एबनॉर्मल लॉस। पिल्फरेज, पिल्फरेज को मैंने आपको बोला था चोरी, पिल्फरेज को मैंने आपको एक बार बताया था मीनिंग चोरी। पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? जैसा एग्जांपल के तौर पे, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑन क्लासरूम्स, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाया करता था ना, मेरी आदत थी, जो भी मार्कर पेन रहता था मैं जेब में डाल लेता था, फिर पढ़ाया दूसरा मार्कर पेन, अब वो पूरे मेरे घर पे मार्कर पेन जमा थे, बीच में से 20-25 मार्कर पेन मेरे घर पे जमा हो गए थे। जब घर पे आया, पैंट निकाल देखा, अरे मार्कर पेन है, तो ये सब जमा हो गए थे। तो मेरे को बताओ मैंने चोरी की क्या? मैंने वो एकेडमी से चोरी किया क्या? वो गलती से आ गया ना जेब में, मैं एक साथ ले जाके दे दिया वापस, ठीक है, मैं मेरा दाग साफ कर देता हूँ, मैंने एक साथ ले जाके वापस दे दिया, बट इंटेंशन वॉज नॉट थेफ्ट। वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, आदत, आदत नॉर्मल है। तो थेफ्ट इज एबनॉर्मल बट पिल्फरेज माइट बी नॉर्मल। अब वो क्वेश्चन में किस इंटेंशन से दिया है उस पर भी निर्भर करता है, आपको थोड़ा सा उसके वर्डिंग समझने पड़ेंगे कि नॉर्मल लेना है कि एबनॉर्मल लेना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर क्वेश्चन में बहुत क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप जो भी लिख रहे हो उसको एक्सप्लेनेशन लिख देना। एक कॉस्टिंग में चलता है, आपका अजम्पशन एक्सप्लेनेशन वो बहुत हद तक मायने रखता है। आपको मालूम है क्या, कॉस्टिंग का एक सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके। मेरे को बताओ, अगर मैंने यहाँ अजम्पशन ले लिया रहता, यहाँ अजम्पशन ले लिया रहता कि एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ है और नॉर्मल लॉस बाद में हुआ है, तो आपको नहीं लगता कैलकुलेशन चेंज हो जाता? क्योंकि टेक्निकली क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्दर एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअली यहाँ वर्ड वापरा हुआ है, हाँ, यहाँ एक्चुअली वर्ड वापरा हुआ है फर्दर एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस बाद में हुआ है, एबनॉर्मल लॉस बाद में हुआ है, पहले नॉर्मल लॉस हुआ है। मतलब ये वाला केस एक्चुअली केस वन के जैसा नहीं है, ये वाला केस एक्चुअली ये केस के जैसा है, पहले नॉर्मल लॉस हुआ और बाद में एबनॉर्मल लॉस हुआ, पहले नॉर्मल लॉस हुआ एबनॉर्मल लॉस। अगर दोनों साथ में है तो भी कंसिडर कर लेना, तो भी नॉर्मल लॉस को कंसिडर कर लेना। समझे क्या? बढ़ो आगे, बढ़ो यहाँ से, बढ़ो आगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फर्दर वर्ड वापरा हुआ है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन में फर्दर वापरा है ना, तो हमने वो किया है। चल आगे बढ़े यहाँ से, आगे बढ़े यहाँ से। क्या कर रहे थे हम? इसका कैलकुलेशन कर रहे थे, तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसा होगा? एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 12,000 यूनिट्स का है, ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय 90, 12,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 20, कर कितना होता है? 12,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 20, 2,667। इसको माइनस कर ले तो तेरा वैल्यू कितना आता है? हाँ सर, सर 200 रुपये लेने हैं सर, 200 रुपये लेने हैं। हाँ चलो, मैं आ जाओ बताता हूँ, मैं आ जाओ बताता हूँ। एक्चुअली मैंने एक चैप्टर आपका पढ़ाया नहीं हो अब तक के, कॉस्ट अकाउंटिंग करके एक चैप्टर है ना जो हम आगे पढ़ने वाले, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का एक चैप्टर है ना जो हम आगे पढ़ने वाले। अब 2 मिनट सुन, तूने एबनॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में नहीं लिया, इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस बुक ही नहीं होगा क्या? देख, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में तूने एबनॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं किया, आई अग्री। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के वक्त हमने एबनॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं किया, बट इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मल लॉस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा कि होगा? तो फिर कहाँ होगा, कहाँ होगा? सवाल समझा क्या? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आपने वाइल वैल्यूइंग द मटेरियल आपने कंसीडर नहीं किया, तो ये कहाँ कंसीडर होगा? ये कंसीडर होता है आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक बनता है यहाँ पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ क्या बन रहा है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे,
ये क्या होता है, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कहाँ पढ़ाऊंगा मैं ये, कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब मेरे को एक चीज बताओ, लॉस यहां कंसिडर हुआ क्या, लॉस यहां कंसिडर हुआ क्या, यस और नो में जवाब दो। लॉस यहां कंसिडर नहीं हुआ, लॉस कहां कंसिडर हुआ, लॉस कहां कंसिडर हुआ, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर हुआ है तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता, उस पर होने वाला भी प्रॉफिट कहां कंसिडर होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट जो है, सेल जो है, ये जो माल आपका रिकवर्ड हुआ है, 200 रुपए का ट्रांसपोर्टर से रिकवर हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारे, उसका इम्पैक्ट हमारे मटेरियल वैल्यूएशन पे जाएगा कि इम्पैक्ट कॉस्ट प्रॉफिट में जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझा क्या, बॉडी के अंदर गया क्या, बॉडी के अंदर गया क्या, हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। अब अगर नॉर्मल लॉस में, मान लो जो भी नॉर्मल लॉस हुआ, 100 रुपए की अगर आपकी रिकवरी होती थी, ये 10 kg का जो नॉर्मल लॉस हुआ, 10 kg के लॉस में मान लो अगर 100 रुपए की आपकी रिकवरी हो जाती, स्क्रैप में बेच दिया, जो भी है, जो भी नॉर्मल लॉस निकला है उसका, अगर आपका 100 रुपए के हिसाब से अगर रिकवरी होती, तो 100 रुपए कहाँ कंसिडर होता, वैल्यूएशन में कंसिडर होता कि कॉस्टिंग P&L में कंसिडर होता। नहीं, नहीं, अरे नॉर्मल लॉस यहाँ कंसिडर हुआ है ना बेटा, वैल्यूएशन में ही जाएगा ना। मेरे को बता, तूने नॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग P&L में डाला कि सिर्फ यही डाला, नॉर्मल लॉस थोड़ी कॉस्टिंग P&L में जाता है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में जाता है, नॉर्मल लॉस तो यही रहता है ना, नॉर्मल लॉस कहीं। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या लगता है, उसका फायदा भी यही आना चाहिए ना फिर, यानी तेरा मटेरियल का कॉस्ट 100 रुपए से कम हो जाएगा, 19,900 रुपये हो जाएगा, 11,900 रुपये हो जाएगा। समझा क्या, अरे जो कॉस्टिंग P&L में गया उसका फायदा कॉस्टिंग P&L में जाएगा, जो कॉस्टिंग P&L में नहीं गया उसका फायदा तो यही रहेगा ना। गया क्या बॉडी के अंदर, गया क्या बॉडी के अंदर, यस और नो। ये सब लिखवा दूं क्या, ये सब लिखवा दूं क्या, गड़बड़ करूंगे उससे अच्छा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो 2667 है, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम हियर, बट द लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग P&L। सर ये कॉस्टिंग P&L क्या है, समझाऊंगा जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तब कॉस्टिंग P&L पे हम डिटेल में बात करेंगे, वहाँ आएगा भी एबनॉर्मल लॉस। फिर याद रखना, ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आया, ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आया, यहाँ से आया। बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से आया, एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में रिकॉर्ड नहीं होता, नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में रिकॉर्ड नहीं होता। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे लिख दूँ देयरफॉर, देयरफॉर मैचिंग प्रिंसिपल, because of matching principle, because of matching principle, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा, therefore because of matching principle ₹200 recovery, recovery of ₹200, yeah, ₹200 recovered, recovered कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, रिकवर्ड विल बी एडजस्टेड लिख दो, उसकी जगह क्रेडिटेड लिख दो, चलेगा क्या, इनकम है तो P&L में क्रेडिट होगा ना, will be credited to costing P&L। एडजस्टेड या क्रेडिटेड आप लिख दो, अगर अभी क्रेडिटेड नहीं समझता था आप एडजस्टेड लिख दो, इनकम वहाँ क्रेडिट होंगी, लॉस वहाँ P&L में डेबिट होता है। बहुत सिंपल है, कास्ट अकाउंटिंग जब पढ़ाऊंगा ना आपको लगेगा हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ रहे, बट फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। जमता क्या यहाँ तक, अच्छा इसके नीचे में, अब इसी के कनेक्शन में एक ऊपर में भी पॉइंट लिख देते क्या, इसी के कनेक्शन में भी एक ऊपर में पॉइंट लिख देते क्या, टू अवॉइड कंफ्यूजन, इफ एनीथिंग वुड have recovered, have recovered for normal loss, it will be adjusted here, here मतलब कहाँ पे, मटेरियल कॉस्ट में, it will be adjusted here, here मतलब मटेरियल कॉस्ट। रीजन लिखना है तो इसका रीजन लिख लेना, इसका भी रीजन मैचिंग प्रिंसिपल है, इसका भी रीजन क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल, बट मैं यहाँ वर्ड मैचिंग प्रिंसिपल नहीं वापर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, रीजन, रीजन नॉर्मल लॉस
नॉट एडजस्टेड इन कॉस्टिंग पी एंडल। नॉर्मल लॉ जब कॉस्टिंग पी एंडल में नहीं गया तो उसकी इनकम भी कॉस्टिंग पी एंडल में नहीं जाने वाली है। दोनों का कंफ्यूजन क्लियर है? दोनों का कंफ्यूजन क्लियर है? अल्टीमेटली एग्जाम में प्रेशर ना नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ही क्रिएट कर देता बच्चों को, क्योंकि कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता। और क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देख समझ, लॉजिक सिंपल है। अपन वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा वैल्यूएशन मान लो 100 रुपया निकला, मेरा वैल्यूएशन 100 रुपया निकला है जिसके अंदर में मैंने एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट नहीं किया है। अगला वाला अगर एबनॉर्मल लॉस कम करेगा तो उसका वैल्यूएशन कम आएगा ना। अगला वाला एबनॉर्मल लॉस कम करेगा तो उसका वैल्यूएशन 80 रुपया आया, जबकि प्रोडक्ट दोनों का सेम है, मेरा 100 रुपया उसका 80 रुपया। अरे एबनॉर्मल लॉस मतलब ये पहली बार हुआ ना, हर बार होने वाला है क्या? हर बार होने वाला है क्या? नहीं ना। अरे जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं ये क्लास की बात करूँ, ये मैं अगर क्लास की बात करूँ तो जो मेरी बैटरीज है, जो सेल मैं वापरता हूँ, ये सेल आपको क्या लगता है पूरे डिस्चार्ज होने तक वापरे जाते होंगे क्या? पूरे डिस्चार्ज होने तक वापरे जाते होंगे क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर में नॉर्मल लॉस है, कुछ ना कुछ सेल जो है वो नॉर्मल लॉस है ना। 10 रुपए का सेल अगर 6 घंटे चलना चाहिए तो मैं 5 घंटे ही वापरता हूँ। 5 घंटे बाद मैं बदल देता, क्लास के बीच में अटके मजा नहीं आता, ठीक है? समझा? ब्रेक हो सकता है लिंक, तो मैं वो, तो वो नॉर्मल लॉस है, हर कोई करता है इंडस्ट्री में वैसा है कि वो सेल 100% यूज नहीं होते। तो आई हैव शिफ्टेड टू रिचार्जेबल सेल। मेरे को समझाया थोड़ा महंगा पड़ रहा है, वो मेरा बात का डिसीजन, बट नॉर्मल लॉस है ना। अगर मैं सेल फेंक दूँ, पूरा यूज किए बगैर मैं डिस्कार्ड कर दूँ तो नॉर्मल लॉस है, आया ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, ये लैपटॉप ऐसा उठा रहा था, गिर गया, मान लो गिर गया, टूट गया, मेरे को नया लैपटॉप लेना पड़ा। अब ये लैपटॉप गिर गया, ये नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? अब ये लॉस की वजह से मेरी कॉस्ट बढ़नी चाहिए क्या? ये लॉस की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी चाहिए कि कॉस्ट उतनी रहनी चाहिए? कॉस्ट तो नॉर्मल लॉसेस को कंसिडर, ये हर बार करता क्या? हर क्लास के पहले मैं मेरा लैपटॉप गिरा देता क्या? अगर ऐसा करता तो तू बावला है पगले, समझ रहे हो क्या? ऐसी हरकत कौन करता हर क्लास के पहले लैपटॉप गिराने की? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये जो लैपटॉप गिरना इज एबनॉर्मल लॉस, इससे आपके मटेरियल की प्राइस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉस नहीं है, बट इससे आपके मटेरियल की प्राइस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे मेरे पर लेक्चर की कॉस्ट अगर मेरे को निकालना है, पर लेक्चर की कॉस्ट निकालना है, तो क्या मैंने उस जिस लेक्चर में लैपटॉप गिरा है उस लेक्चर की कॉस्ट ले लूंगा? कितनी कॉस्ट हो जाएंगी मेरी उस अरे 80,000 रुपए के तो लैपटॉप की कॉस्ट हो जाएंगी ना। एक हर लेक्चर के 80,000 रुपए का जा रहा क्या मेरा? 10 रुपए 20 रुपए का सेल बहुत हो गया, तो यूनिट्स में मेजर करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएंगी 100 रुपए की, 120 150 रुपए पर लेक्चर के हिसाब से मेरी कॉस्ट जा रही है। बट अगर लैपटॉप कंसिडर करूंगा तो कितनी चली जाएंगी? 80,150, 80,150, हाँ या ना? परवड़ता क्या? नहीं ना, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाते। इसलिए ये रीजन है कि एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कंसिडर नहीं होता और नॉर्मल लॉस कंसिडर होता है। गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या बॉडी के अंदर? बोल हाँ या ना। चलो अगला क्या निकालो ना, इसका वैल्यूएशन कितना आता है, इसका वैल्यूएशन कितना आता है? 9,000, 9,333। तो कॉस्ट ऑफ पर केजी कितना हो जाएगा? कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा? 9,333 डिवाइडेड बाय 70 kg कितना होता है? 9,333 डिवाइडेड बाय 70 kg, 133.33 पर केजी। ये हो गया बी का, ये हो गया बी का। सी का निकाले, ये हो गया बी का, सी का निकाले। वर्किंग नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ मटेरियल सी, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी ऑफ मटेरियल सी। क्या है मटेरियल सी? सी सप्लाई चार्ज 15,000 फॉर 120 kg, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा अमाउंट। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? इनवॉइस प्राइस 120 kg के लिए, 120 kgs के लिए कितना है बेटा? 120 kgs के लिए 15,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 15,000 रुपये चार्ज किया। और आपको नहीं लगता आपके पास पहुंचते पहुंचते वो 150 पहुंचा है, तो आपका 30 का नॉर्मल गेन हो गया? 30 का क्या हो गया? नॉर्मल गेन। मेरा सिंपल सवाल है, जब नॉर्मल लॉस आप माइनस करते हो तो नॉर्मल गेन ऐड भी होगा? नॉर्मल गेन ऐड ही होगा, वो धंधे का फितूरी है, वो धंधे का फितूरी है कि आपका नॉर्मल गेन होने वाला है। तो नॉर्मल गेन 30 kg ऐड होगा,
तो अब इफ इट इज नॉर्मल गेन, इफ इट इज नॉर्मल गेन तो वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है क्या? बट इफ इट हैव बीन एबनॉर्मल गेन, अगर मान ले वो एबनॉर्मल गेन होता तो वैल्यू में चेंज होता क्या? एबनॉर्मल गेन होता तो वैल्यू में चेंज होता, नॉर्मल गेन है तो वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अच्छा, एबनॉर्मल गेन का भी वैल्यूएशन वैसा ही होगा जैसा एबनॉर्मल लॉस का किया। एबनॉर्मल गेन का भी वैल्यूएशन कैसा होगा? अगर नॉर्मल पहले हो गया है तो नॉर्मल वैल्यूएशन में कंसिडर होगा, बट अगर नॉर्मल पहले नहीं हुआ है तो नॉर्मल वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं होगा। गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या बॉडी के अंदर? यस, तेजस की आवाज आई, आई एम हैप्पी। समझा क्या रे तेजस, आज क्या किया अपन ने? 150 आया, गया बॉडी के अंदर बोले। तो कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा आपका? इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना आपका 150 के अलावा? कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 150 कितना होता है ये? 100 पर केजी। अच्छा, इसमें एक न्यू लिख देना, आप चाहो तो इसमें स्टार मार्क कर देना कि नॉर्मल गेन पहली पहली बार आया है। आगे कभी आएगा तो याद रहना चाहिए कि भाई नॉर्मल गेन के साथ में क्या करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ऐसे सब कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करके जाना है, फिर अपने को फिर इकोनॉमिक क्वांटिटी वगैरह निकालेंगे एकदम, कुछ तो भी हो जाएगा ज़िंदगी में आपके साथ आगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा, कास्टिंग इजी है जब तक आप उसको डिफिकल्ट ना कर दो। कॉस्टिंग इज नॉट डिफिकल्ट, लॉजिकल है। तू सोच, और तू जो सोच, अरे कैलकुलेशन बचपन से कर रहे रे तुम, कितने का पड़ेगा, पैसे दिए बुआ ने तो कहाँ खर्चा करूँ, बजट, खरीद के लाया तो कितना खर्चा किया, मार्जिनल या कास्ट शीट, है ना, अलग अलग है। आपको नहीं पता था, बस आपने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या हो जाएगा? लास्ट लास्ट वर्किंग नोट में अब आपका हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। कैसा हो जाएगा? मटेरियल क्या क्या लगा बेटा आपको? मटेरियल क्या क्या लगा? मटेरियल नहीं बोलेंगे, हाँ मटेरियल, मटेरियल क्या क्या लगा आपको? ये वर्किंग नोट 4 है, ठीक है। ए बी सी, उसके अलावा इसके रेट पर यूनिट निकाल लेना, रेट पर केजी, क्वांटिटी कितनी लगी, इससे अमाउंट निकल जाएगा। कितना कितना है बोल? तो ए का रेट पर केजी कितना है? 114, 133 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ मत करना, 2 डेसिमल तक लेने बोला है उसने, ठीक है। 100, क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी? 2 केजी इसकी, 2 केजी इसकी, 2 केजी इसकी। कायदे से आपने ये भी हरकत की होंगी कि पूरे रेट पर केजी को मल्टीप्लाई करके एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो चलता, बट अवॉइड करो। यहाँ पे हर एक का क्वांटिटी 2 केजी है, मान लो कोई 2 3 5 ऐसा रहता तो आप मर जाते। तो ये चार्ट बनाते आना चाहिए, समझा? मेरे को मालूम है कई बच्चों ने वही किया है, रेट पर केजी की टोटल मार के एक बार मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। वो थोड़ा गलत तरीका है, वो थोड़ा गलत तरीका है। ऐसा ही किया है फिर आपने 228, बहुत ही बढ़िया फिर। हाँ, 200, तो ये कितना आ जाएगा तेरा रेट? 694.666। इसको डिवाइडेड बाय कुछ क्वांटिटी करना है कि ये रेट पर केजी की ही टोटल है? रेट पर केजी की ही टोटल है ना, ये रेट पर यूनिट आया ना, पर यूनिट, रेट पर यूनिट। यहाँ लिख दूँ क्या? मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट है, प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? आया मज़ा आया? मज़ा आया, मज़ा आया और आनंद चाहिए आपको जीवन में? एक और क्वेश्चन है, देखते अगला क्वेश्चन। क्लास कितने बजे रहता टैक्स का? 12। चालू कर देती क्या मैम 12 बजे? चलो एक बार पढ़ो तो पढ़ो, क्या दिया मैम? A lorry load of material of mixed goods were purchased for rupees 9,000. These were sorted out in the following goods whose market rate is shown against each. Order A, Order B, Order C. 5,000 यूनिट, 3,000 यूनिट, 2,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस। फाइंड आउट the purchase rate per unit of each grade of material assuming that all grade yield the same rate of profit. दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में ये पॉइंट होना चाहिए था, मैं वही देख रहा हूँ, ये पॉइंट होना चाहिए, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, 1.0 होना चाहिए, 1.0।
होमवर्क दूं क्या, ट्राई करते क्या एक बार? चलो मैं एक बार देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इसके लिए आज सोचो अच्छे से, दिमाग दिमाग के बाल बाल नोचो एकदम। सर के दिमाग के नहीं सर, दिमाग को बाल नहीं होते, सर को बाल होते हैं। दिमाग को बाल, यही सोच के इतना घटिया लग रहा है। चलो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बढ़िया। आज जाओ घर पे सोचो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निकालना क्या है ये समझा क्या? परचेज रेट पर यूनिट निकालना है आपको। क्या निकालना है? अगेन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच ग्रेड ऑफ मटेरियल, ए बी सी मटेरियल का आपको निकालना है। तो होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क करके लेके आओ। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेफरेबली स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपलोड तो कर दूंगा अभी। नहीं नहीं, अभी अभी ले रहे, स्क्रीनशॉट ले, पहले स्क्रीनशॉट ले। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।